आम उपभोक्ता की जेब काटने वाला है और कहीं पर भी इससे जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं कोई इजाफा होने वाला नहीं है। सुखराम जी, क्या लगता है आपको मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, राजनीतिक स्थिति जो है, उसमें इससे ज्यादा अच्छे बजट की उम्मीद की जा सकती थी? क्या सरकार के पास इतने ऑप्शन थे? नहीं, सरकार अगर सही मैनेजमेंट करती और सभी को विश्वास में लेकर के बजट को रखा जाता और सही जो संसाधन उनका उपयोग करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए अगर बजट बनाया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा बजट हो सकता था। परंतु अपने जो सहयोगी दल है उनको खुश करने के लिए, उनकी डिमांडों को मानने के लिए और उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है जो बिल्कुल ही जनविरोधी बजट है। अच्छा सुखराम जी, क्या लगता है कि आपको किस क्षेत्र के लिए विशेष घोषणा होनी चाहिए थी, किस क्षेत्र को उपेक्षित कर दिया गया? क्या लगता है आपके दिमाग में बजट को लेकर क्या विशेष घोषणा होनी थी? विशेष करके जो हमारा किसान वर्ग है, किसान वर्ग को जो खाद की कीमत वो कम होनी चाहिए थी, डीजल में कम होनी चाहिए थी और जो रोजमर्रा की जो आम उपभोक्ता है उनकी वस्तुओं विशेष करके ध्यान दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। धन्यवाद सुखराम जी। कुल मिलाकर दीपक, सुखराम जी बीजेपी के विधायक हैं तो वो अपनी राजनीतिक भाषा ही बोल रहे हैं, उनके सामने भी कोई स्पष्ट वो नहीं है। वो बार बार बोल रहे हैं कि किसानों के लिए खाद, बिजली और बाकी चीज़ों में सब्सिडी होनी चाहिए, लेकिन ये सब्सिडी की व्यवस्था नहीं। किसानों को एक प्रकार से भिखारी की सी स्थिति बना दी है, किसानों को एक कमजोर कर दिया, जबकि होना ये चाहिए ऐसी कृषि नीति बने, ऐसी नीति बने, आर्थिक नीति बने जिसमें किसान अपने आप मजबूत हो जाए, उसे सब्सिडी की, बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। कुल मिलाकर ऐसी नीति की जरूरत है, लेकिन सब्सिडी के नाम पे जो वोट बटोरने वाले लोग हमेशा सब्सिडी की बात को उठाकर किसानों को कमजोर करते हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों को सोचना होगा, आर्थिक विशेषज्ञों को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, किसानों को कमजोर करके उनको बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ाने की सोच ही नहीं, उनको मजबूत करें, उनको अंदर से मजबूत करें, वो खुद दौड़ लगाने लगें, उनकी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करें, इतना सपोर्ट करें कि किसान खुद मजबूत बन के खड़ा हो जाए। और अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। गौरी शंकर नाम है इनका और जोधपुर से हैं। गौरी शंकर जी, आम बजट से जो उम्मीदें थी, क्या लगता है आपको कि ये जो बजट है आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? नहीं, बजट तो खरा उतर नहीं पाया है जी। गौरी शंकर जी, क्या उम्मीद लगा के बैठे थे आप इस बजट से? नहीं जी सर। गौरी शंकर जी, क्या उम्मीद लगा करके बैठे थे आप इस बजट से? क्या खास बातें थी जिनका आपको उम्मीद थी? बजट से उम्मीद तो बहुत बड़ी थी, पर कोई कुछ नहीं हुआ है। महंगाई बोल रहे सस्ती है, सस्ती कुछ नहीं हुआ है जी। धन्यवाद गौरी शंकर जी। लगता है उन्होंने अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा कर रखा था, इस वजह से थोड़ा सुनने में दिक्कत। क्या लगता है दीपक? बात यह है कि बजट को समझना बड़ा मुश्किल का काम है। अब बजट फिल्मों की तरह हो गई है। बजट भाषण फ्लॉप फिल्म थी, सब जो और चल पड़ा कि फ्लॉप फिल्म थी, तो कुल मिलाकर फ्लॉप बजट है। कुल मिलाकर आम आदमी को भी ये नहीं पता कि जो भाषण दिया गया, जो बजट प्रस्तुत किया गया, उससे जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो क्या करने पड़ा है। जैसे प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने भाषण की शुरुआत में। उन्होंने कहा था कि मैं जो आज बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बुरा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही एक इफेक्टिव बजट होगा। तो ऐसी बड़ी अपेक्षाएं लग गई थी कि कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी ऐसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आएंगे, ऐसे सुधार के कुछ ऐसे बड़े कदम उठाने जा रहे हैं कि आज हमें शेक कर दें, लेकिन आगे के लिए बड़े अच्छे होंगे। लेकिन जैसे जैसे उनका भाषण खत्म होता गया, लोगों की निगाहें टिकी रहीं, अर्थ विशेषज्ञ सोचते रहे कि प्रणब मुखर्जी कब वो पिटारा खोलेंगे जिससे लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात निकल के आएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिसी में भी शेकिंग है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए कुछ नहीं है। कुल मिलाकर आधी बात तो उनकी ठीक रही कि अभी निश्चित रूप से निराशा वाला है, लेकिन भविष्य की भी कोई दिशा देने वाला बजट नहीं है जी। और इस पर बजट पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की और राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। अभी जयपुर से हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया है। जानते हैं बीजेपी के नेता क्या राय जाहिर करते हैं इस बजट पर। प्रणब बाबू ने जो आज बजट पेश किया है बिल्कुल अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि इनकम टैक्स में रिबेट निश्चित रूप से 3 लाख रुपए होगी, परंतु 1,80,000 से इन्होंने केवल 2 लाख किया है। इसी प्रकार से इन्होंने एक्साइज ड्यूटी में 2% की बढ़ोतरी कर दी, सर्विस टैक्स में 2% की बढ़ोतरी कर दी। इससे महंगाई और बढ़ेगी। ये महंगाई के प्रति ये सरकार बिल्कुल लापरवाह है। ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी बजट है।
पेट्रोलियम पदार्थ की ये स्थिति, रसोई गैस की कि रोज़ पूरे साल बढ़ती रही, जबकि कच्चा तेल बहुत सस्ता मिला पूरे साल, लेकिन महंगाई बढ़ती रही। तो पूरी तरह से महिलाओं को मारने वाला बजट है, आम आदमी को मारने वाला बजट है और ये एक निराशाजनक बजट है। और ये सरकार के लिए प्रताप जी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, प्रतिक्रिया वैसी ही है या कुछ अलग इस बार है? देखिए, महंगाई को लेके एक जो सोच है हमारी बिल्कुल गलत है। महंगाई जब अनुभव करने लगे, चुभने लगे, तो महंगाई गलत है। कुल मिलाकर अभी जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ का कम होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आम आदमी की क्रय शक्ति वो कम हो रही है। आम आदमी की एक ओर तो क्रय शक्ति कम हो रही है, दूसरी ओर चीजें महंगी हो रही हैं, तो महंगाई असर करती है। यदि आम आदमी की क्रय शक्ति भी बढ़ती जाती है और उसके साथ वस्तुओं के दाम भी बढ़ते जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो वित्त मंत्री हैं वो बैलेंस बनाने में कमजोर साबित हुए हैं। कुल मिलाकर जब जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, जब आम आदमी की क्रय शक्ति घट रही है, ऐसे में अगर सर्विस टैक्स लगा दिया जाता है, ऐसे में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, तो निश्चित तौर पे इस महंगाई का असर आम आदमी को खलेगा, चुभेगा और बार बार महंगाई महंगाई जो सिर चढ़कर बोलेगी और आम आदमी का जीवन जरूर दुर्भर होगा। आम आदमी की बात की जा रही है और आम आदमी क्या राय दे रहा है, आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अभी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं, नाम है इनका सीपी जोशी। जोशी जी, जिस तरीके का बजट आया है, जो उम्मीदें लगा करके बैठे थे, जनता ने जो उम्मीदें लगाई थी, क्या लगता है आपको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है यह बजट? यह बजट निश्चित रूप से जनता के लिए बिल्कुल निराशाजनक रहा है जी। जिस प्रकार की आशा लगा कि इस देश की जनता बैठी थी कि महंगाई के इस दौर में इस बजट से इस जनता को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह बजट उल्टा महंगाई बढ़ाने वाला रहा है। इसमें चाहे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी हो, चाहे सर्विस बढ़ा दिया हो, इससे डेफिनेटली आम उपभोक्ता के काम में आने वाली हर वस्तु का दाम बढ़ेगा। सीपी जोशी जी, आप तो भाजपा के नेता हैं, आप जानते हैं कि एक और सरकार का बजटीय घाटा बढ़ता जा रहा है, वित्तीय घाटा बढ़ गया है और वो अपनी सीमा को पार कर गया है। ऐसे में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि सरकार टैक्सेस कम करके महंगाई को घटा दे? नहीं, देखिए, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कोई बात होती है। जिस प्रकार से राजस्थान में इतने सोर्सेस पहले थे कि आज चाहे पंचायत हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, हर 5 सालों में काम दिखता था राजस्थान में। लेकिन इन 3 सालों में आप देखिए कि वो सारे इनकम ऑफ सोर्स कहाँ चले गए, वो रेवेन्यू कहाँ चली गई और डेवलपमेंट बिल्कुल ठप हो गया है राजस्थान में। जोशी जी, आपको पता है कि पिछले 3 साल से किस तरह से रिसेशन का दौर चल रहा है। अमेरिका आर्थिक मंदी का शिकार हो गया है, यूरोप पूरी तरह से गिर चुका है। ऐसे में इसका सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। कुल मिलाकर राजस्थान ही पूरे देश में ये हालात है, उसमें किसी सरकार का विशेष योगदान नहीं है। क्या इस बात को भी आपकी जानकारी है? नहीं, मैं तुलना उस चीज से भी करूंगा जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, जब वही नेशनल हाईवे 13 किलोमीटर पर डे बनता था और यही यूपीए की गवर्नमेंट आई, नेशनल हाईवे की बनने की जो स्पीड थी वो पर डे 1 किलोमीटर हो गई। उस समय जो किसानों को राहत दी, चाहे किसान फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, वो पहली बार अटल जी ने लागू की। लेकिन आज उसी फसल बीमा योजना को चेंज करके उसमें कर दिया गया कि जो प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होगा वो उसको किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से वो जो योजनाएं थी उस समय भी सोर्सेस थे। लेकिन मैं मानता हूं कि आर्थिक मंदी का दौर है, लेकिन चूंकि एक अच्छे अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री है, बहुत अनुभवी व्यक्ति इस देश के वित्त मंत्री हैं, तो एक इस देश की जनता आशा लगाए बैठी थी कि इस देश की इस महंगाई के दौर में लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उनको उल्टा कुठाराघात हुआ उनके और महंगाई और बढ़ेगी इस बजट से, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद जोशी जी। तो कुल मिलाकर जोशी जी की तो बड़ी अपेक्षाएं थी। वो कह रहे थे कि हालत कुछ भी हो, लेकिन मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हैं तो कुछ ना कुछ, प्रधानमंत्री हैं, वो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन जो देश की जो हालात हो चुकी है या पूरी दुनिया की जो हालात हो चुकी है, जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से डावाडोल है दुनिया भर में, तो ऐसे में शायद कड़े कदम उठाने के अलावा कुछ नहीं था। निश्चित तौर पे जोशी जी एक बात जो कह रहे थे वो बहुत मायने रखती है कि आखिर में हमें सोचना होगा कि रोटी कपड़ा और मकान, इससे पूरा अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि ये बेसिक जरूरत है। किसी भी सरकार को, किसी भी मंत्री को, किसी भी वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान यदि बैलेंस होता है तो बाकी अर्थव्यवस्था तेजी से घूमती है। यहाँ यही दिक्कत है कि हम रोटी कपड़ा और मकान भूल गए,
हम कार, हवाई जहाज और पता नहीं किन किन जो उन चीज़ों की बारे में ज़्यादा सोचने लग गए, क्योंकि वहाँ बड़ा अमाउंट दिखाई देता है, बड़े राजस्व आय की दिखाई देती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है इसके कारण आम आदमी वो तो दुखी है और हम केवल इंडस्ट्री की चर्चा करके रह जाते हैं। जी, और आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर ये जो बड़े बड़े नाम हैं वो काफ़ी हावी हो जाते हैं। हवाई किराए की बात की जाती है और जो लग्जरियस चीज़ें हैं उनकी बात की जाती है। इस बीच में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से, सागर सोनी। सोनी जी, बजट आया है, जितनी उम्मीदें थी, क्या लगता है आपको बजट अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? ये बिल्कुल निराशाजनक बजट है, देश को और पीछे धकेलने वाला बजट है जी। जिस तरह परवरदा ने आंकड़ों का मकर जाल जनता के सामने प्रस्तुत किया है जी, ये इस जनता को न तो समझ में आने वाला है। थोड़ा सा राहत मिली है, टैक्स में लिमिट बढ़ाकर 180 से 2 लाख करने पर, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और जिस तरह पेट्रोलियम पदार्थों में ये कीमतें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस तरह महंगाई और बढ़ेगी। किस रूप में लगता है कि इस बजट से महंगाई कम होगी? जी, धन्यवाद सोनी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ में जिस तरीके से कॉलर जुड़ते जा रहे हैं, अभी तक जो बात सामने निकल के आ रही है, अधिकतर लोगों ने यही कहा है कि जो बजट है वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। अभी हम कुछ उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों की भी राय जानेंगे, आम जो गृहिणियां हैं उनकी भी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यही मजदूरी करना पड़ता है, छोटा छोटा बाल बच्चा लेके।